हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2026 के बारे में। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है NTA की वेबसाइट के ऊपर। हम स्पेसिफिक बात करेंगे केमिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले एग्ज़ाम का ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये एग्ज़ाम होता किसके लिए। मोस्ट ऑफ दी को पता होगा कि ये एग्ज़ाम होता किसके लिए, बट अगर कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जो MSc केमिस्ट्री में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा ये एग्ज़ाम होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JRF कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD के अंदर एडमिशन लेने के लिए। ये तीन कैटेगरी के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। जे आर एफ वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको PhD करने के लिए गवर्नमेंट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करवाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर आपके जो कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम्स आते हैं, या आप प्राइवेट किसी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट हो जाता है। और आप प्राइवेटली किसी इंस्टीट्यूट के साथ PhD करना चाहते हैं तब भी आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मस्ट हो जाता है। हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डेट्स क्या है। एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 27 मई से। 27 मई से एग्जामिनेशन पोर्टल चालू हो चुका है। एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म एंड हो जाएंगे आपके 19 जून को। 19 जून को फॉर्म की एंड डेट है, उससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 20 जून। अगर आपको कुछ करेक्शन, आपसे अगर कुछ गलती हो जाती है, आप करेक्शन कर सकते हैं 22 जून और 23 जून को आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका अगर कुछ मिस प्रिंट हो जाए, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाए, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपका होगा 17 और 18 जुलाई, यानी विद इन 50 डेज आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। चलिए और हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपीज़ है। OBC के लिए और EWS वालों के लिए 600 रुपीज़ फीस है। SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए है 325 रुपीज़। ये फीस स्ट्रक्चर है CSIR नेट का। अब इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी रहती है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट सेम के अंदर है, मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकंड सेम के अंदर है, या थर्ड सेम के अंदर है, या फोर्थ सेम के अंदर है, हो सकता है आपका रिजल्ट आना बाकी हो, तब भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, रिजल्ट अवेटेड का आप सर्टिफिकेट लगा के आप एक फॉर्म आता है, वो आप आपके कॉलेज से साइन अप करवा के रजिस्टर करवा के आप फिल कर सकते हैं। या फिर आपने अगर फोर ईयर की बैचलर डिग्री कर रखी है तब भी आप ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ JRF की क्या एलिजिबिलिटी होती है, या कितने ईयर तक आप दे सकते हैं, तो ये 30 ईयर्स मैक्सिमम होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो मैक्सिमम आपकी अगर 30 ईयर एज है तभी आप JRF क्वालिफाई कर पाएंगे। वुमेन्स के लिए, SC ST के लिए, PWD के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर आप उस OBC कैटेगरी से है तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, आप कभी भी इसका एग्जाम दे सकते हैं, कभी भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2026 के लिए तक के कैलकुलेट होगी। आप इस डेट तक आप 30 साल से छोटे होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। पैटर्न फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक हम केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट आता है, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। पार्ट ए हमारे पास जनरल एम्पलीट्यूड आता है, जिसके 20 क्वेश्चन, टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। उसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। सेकेंड जो पार्ट होता है, B पार्ट, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट रहेगा, और वहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे B पार्ट के अंदर। 40 में से आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, और ये भी 2 मार्क्स के पर क्वेश्चन होता है। और टोटल यहाँ पे 70 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। सी पार्ट जो होता है, वहाँ पे 60 क्वेश्चंस आपको सी पार्ट पे देखने के लिए मिलते हैं। 60 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं, और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का
होता है। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। और टोटल यहाँ से 100 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। बी पार्ट से 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ए पार्ट से आप 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ए पार्ट और बी पार्ट मिला के 100 मार्क्स होते हैं। और देख सकते हैं आप सी पार्ट ओवरऑल 100 मार्क्स का रहता है। टोटल ये पेपर आप 200 में से आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये पूरा एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं आप, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ए पार्ट वही रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एलिजिबिलिटी, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। बी पार्ट और सी पार्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि जेआरएफ क्या होता है, जेआरएफ में कितना मिलता है, अगर गवर्नमेंट स्टाइफन देती तो कितने का स्टाइफन देगी। जेआरएफ के अंदर फर्स्ट 2 ईयर के लिए आपको 37,000 पर मंथ का आपको स्टाइफन 37,000 पर मंथ का आपको स्टाइफन मिलेगा। फिर 2 साल के बाद थर्ड ईयर में जेआरएफ एसआरएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और आपको पर मंथ 42,000 रुपीज़ मिलेंगे थर्ड ईयर के बाद। जब आप रिसर्च आपकी कंटिन्यू रहेगी तो थर्ड ईयर के बाद आपको 42,000 पर मंथ आपको मिलेगा। एनुअल ग्रांट भी 20,000 रुपीज़ का आपको मिलता है पर ईयर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 3 कैटेगरी आती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। जब आप कैटेगरी फर्स्ट के लिए फॉर्म भरोगे, अगर आप 30 से कम एज है आपकी, तो आप कैटेगरी फर्स्ट के अंदर एलिजिबल हो सकते हो। आप कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आप फॉर्म फिल करोगे जिसके अंदर जेआरएफ भी आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आएगा और एडमिशन टू पीएचडी भी आएगा। मतलब आप तीनों ही क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी फर्स्ट क्वालिफाई करते हो तो आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हो, नेट भी, एलएस भी क्वालिफाई कर सकते हो, पीएचडी भी क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी सेकंड क्वालिफाई करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करोगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करोगे, और पीएचडी के लिए आप एडमिशन टू पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई करोगे। अगर आप कैटेगरी थर्ड क्वालिफाई करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी होती है, जिसके अंदर आपको जेआरएफ भी नहीं मिलेगा और आपको एलएस का भी सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। ओके, अब ये जो एग्ज़ाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये 180 मिनट का टेस्ट होता है, लगभग लगभग 3 घंटे का ये टेस्ट चलता है। दोनों ही लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और आगे हम बात करें तो ये पूरा इसी तरीके से ये पूरा इसका पैटर्न था। बेसिकली अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो लाइफ टाइम इसकी वैलिडेशन रहती है। जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो इसका वैलिडेशन कहीं पे 2 ईयर और कहीं पे 1 ईयर भी इसका वैलिडेशन रहता है। ओके, और पीएचडी क्वालिफाई करते हैं, पीएचडी ओनली, यानी ये तो थर्ड कैटेगरी आप क्वालिफाई करते हैं तब भी इसका भी वैलिडेशन 1 ईयर या 2 ईयर ही रहता है। कैटेगरी सेकंड यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो लाइफ टाइम वैलिडेशन रहेगा। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिडेशन रहता है, और जेआरएफ का वैलिडेशन सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ईयर रहता है। यानी आपको 1 और 2 ईयर के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना होगा, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी प्रोफेसर के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। तभी आपका ये वैलिड होगा, तभी आपको स्टाइफन मिलना स्टार्ट होगा। 2 साल के बाद उसकी वैलिडेशन खत्म हो जाती है दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिएगा।